फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। डॉक्टर जाकिर नाइक is a renowned orator on Islam. He is famous for explaining things, especially religious things, in a scientific way. डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से जो जुड़ी चीज़ें हैं वो स्पेशली जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनकी अर्ली लाइफ, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर एंड ही इज अ प्रोफेशनल एक्चुअली डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. व्हाई ही जॉइंड द इस्लामी दावा, इस्लामी प्रीचिंग फील्ड, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस. उसके बाद उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, बिकॉज ही इज नाउ लिविंग in the Malaysia, however he is from the India, originally Bombay. और उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो एनालिसिस है, जो कि उनकी लॉजिकल जो डिबेट है, इज इट originally based on the multidimensional insights like socio-political dimensions, cultural dimensions, या in a broad way global dimensions को देख के वो चीज़ों को perceive करते हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ एक in the perspective of religion and science वाली चीज़ को, जो कि एक पुरानी फैंसी भी है, क्योंकि ये 20th century एक बड़ी फैंसी है. जब साइंस तरक्की कर रही थी तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो एक रिलीजियस स्कॉलर्स थे, तो वो अपने इंजंक्शंस को लॉजिकल बनाने के लिए जो भी साइंस की बड़ी डिस्कवरी होती थी तो उसको कहते थे, ओहो ये तो हमारे रिलीजन ने पहले ही कहा हुआ है, ये तो हमारे रिलीजन ने कुछ सदियों से बयान किया हुआ है. तो क्या वो उस फैंसी के शिकार हैं? तो हम इस हवाले से इस वीडियो में एक छोटा सा ओवरव्यू ही देंगे. तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की अर्ली लाइफ से. डॉक्टर जाकिर नाइक 1965 में 18 अक्टूबर को बॉम्बे में अब्दुल करीम नाइक के घर में पैदा हुए हैं. अब्दुल करीम नाइक उनके फादर और रोशन नाइक उनके माँ का नाम है. डॉक्टर जाकिर नाइक की अर्ली एजुकेशन बॉम्बे और उनकी जो कॉलेज एजुकेशन है वो है कृष्ण चंद चेलाराम कॉलेज बॉम्बे से. और उसके बाद वो मेडिसिन के लिए गए नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड बेयर नायर चैरिटेबल कॉलेज, BYL नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल बल्कि इन बॉम्बे फॉर स्टडिंग द मेडिसिन. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी BBS किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, बम्बई उस टाइम का. डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस्लामी दावा की फील्ड ज्वाइन करते हैं वो करते हैं 1991 से. 1991 में ही ज्वाइंड द इस्लामी दावा एंड फाउंडेड द इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल इन बॉम्बे. और उसके बाद एक यूनाइटेड इस्लामिक एड के नाम से स्कॉलरशिप शुरू की फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट मुस्लिम यूथ एंड चिल्ड्रन के लिए. इसी तरह से वो फिर उनकी जो आजकल उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जो कि उनकी वाइफ फरहत नाइक चला रही हैं, उनकी हेड हैं, वो उन्होंने शुरू की. उसके बाद पीस टीवी उन्होंने 2006 में शुरू किया. डॉक्टर जाकिर नाइक, जिस तरह से हमने कहा कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड हिज ज्वाइनिंग द फील्ड ऑफ इस्लामिक दावा, वो खुद बताते हैं एक डिबेट में 2006 में. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि उनके पीछे जो एक इंस्पिरेशन थी वो हिज मीटिंग विद अहमद हुसैन दीदत साहब. अहमद हुसैन दीदत साहब के 1987 में डॉक्टर जाकिर नाइक की एक मीटिंग होती है और उसके बाद ही गेट्स इंस्पायर्ड ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ अहमद हुसैन दीदत. तो उसके बाद वो 1991 में कंपैरेटिव इस्लामिक रिलीजन, तो उन्होंने बाद में एक फील्ड ज्वाइन की, क्योंकि अहमद हुसैन दीदत साहब वाज फेमस फॉर डिबेटिंग ऑन द कंपैरेटिव रिलीजन. छोटा सा अगर हम जब पीछे जाते हैं तो अहमद हुसैन दीदत वाज ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, तादकेश्वर एक इंडिया का शहर है जहाँ से उनकी बर्थ हुई 1918 में. उसके बाद वो जब 9 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने क्वाज़ुलु नताल एक प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे मूव किया. उसके बाद अहमद हुसैन दीदत कहते हैं कि मैंने 1936 में कंपैरेटिव रिलीजन का जो है मुतालिया इसलिए करना शुरू किया गया क्योंकि देयर वाज अ मिशनरी इज इन साउथ अफ्रीका, नताला province, and they were preaching against Islam and motivating the people in a sense that Islam is spread under the sword. तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैला.
तो बीइंग अ मुस्लिम अहमद हुसैन दीदत बताते हैं कि उनको इस चीज़ ने बड़ा तकलीफ़ दी, तो उन्होंने फिर एक कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी की, बाइबल, और इसके बाद लोगों को इस पे आमादा करना शुरू किया। तो अहमद हुसैन दीदत इज़ एक्चुअली द पर्सन बिहाइंड द इंस्पिरेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक। इसी वजह से दीदत प्लस भी कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जो लक़ब है दीदत प्लस, वो अहमद हुसैन दीदत ने उनको दिया था। अहमद हुसैन दीदत साहब 8 अगस्त 2005 में वफ़ात पाते हैं, और वो उन्होंने एक मतलब जो इंस्पिरेशन थी अहमद हुसैन दीदत साहब की मुताले की, वो थी इज़हारुल हक़, ट्रुथ रिवील्ड, एक बुक, बड़ी मशहूर बुक है मौलाना रहमतुल्लाह खिरानवी साहब की। वो जब कहते हैं दीदत साहब के, मैंने जब पढ़ी तो आई गॉट इंस्पायर्ड, आई गॉट satisfied to preach for the Islam, and like the Islam is the real religion। तो इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक फिर इस तरफ आते हैं। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर जो डिबेट्स का इनकाद शुरू किया वो 1994 से बाकायदा शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो पहली डिबेट है वो 1994 में तस्लीमा नसरीन के बुक है लजा, उन पे, और उस डिबेट का जो टाइटल था इज़ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म स्टम्बलिंग ब्लॉक टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये यहाँ से इनकी एक बॉम्बे में उनकी डिबेट हुई थी तस्लीमा नसरीन की बुक लजा पे, क्योंकि उन्होंने उसमें फंडामेंटलिज्म का कुछ मामला डिस्कस किया था कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉक टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उस पर उन्होंने एक डिबेट का इनकाद किया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मशहूर होते गए इस तरह से। उसके बाद 2000 ईस्वी में जो उनकी मशहूर डिबेट है शिकागो में विलियम कैम्पबेल के साथ, द कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, इट वाज द फेमस डिबेट ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक। उसके बाद जनवरी 2006 में उनकी जो जे शंकर के साथ डिबेट है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, दिस वाज द मोस्ट फेमस डिबेट। इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक गॉट एक्सपर्टीज ऑन द साइंटिफिक डिबेट्स। इस तरह से उनकी 2011 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी एक लेक्चर हुआ था ऑनलाइन। तो ये मशहूर डिबेट से डॉक्टर जाकिर नाइक का सफ़र शुरू होता है। देन ही गॉट लॉट्स ऑफ द इंस्पिरेशन एंड ही डिलीवर्ड नाउ अप टू नाउ 4000 लेक्चर्स, इवन डिबेट्स, मोर देन 4000। डॉक्टर जाकिर नाइक 2006 में मलेशिया जाते हैं। उसके बाद पीछे उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगते हैं। उसके बाद वो वापस नहीं आते हैं। उसके बाद वो जो इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको इंटरपोल पर रेड नोटिस देती है, मलेशियन गवर्नमेंट को अप्रोच करती है। उसके बाद वो भी मना इसलिए कर देते हैं मलेशियन गवर्नमेंट वाले कि उनके पास कोई सबूत नहीं था डॉक्टर जाकिर नाइक के अगेंस्ट। तो ये इनकी एक 2016 से वो कंट्रोवर्सीज के बले चढ़ते हैं। रीज़न यही था कि मोदी की जो एट्रोसिटीज़ हैं, ऑपरेसिव जो उनका बिहेवियर है टुवर्ड द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, इसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को भी टारगेट किया गया। उनके जो इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बॉम्बे में ऑफिस है उन पे जो है वो छापे हुए हैं। तो इसी तरह से फिर वो 2016 से मलेशिया में रह रहे हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट। उसके बाद उन्होंने पीस टीवी का भी इनकाद किया। इसी तरह से वो एक फेमस ओरेटर बन चुके हैं, बल्कि नाउ ही इज़ अ रिनाउड ओरेटर। पाकिस्तान में जैसे ही आते हैं तो हालांकि उनका जो विज़िट है वो प्योर ऑफ कोर्स रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन कुछ लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इस तरह से उन कुछ कंट्रोवर्सीज जो उनसे रिलेटेड, क्योंकि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक को सही तरह से पहचानने में मतलब तब मदद मिली जब मैंने उनको पढ़ा, और इस वीडियो से पहले तो उनसे जुड़ी एक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आई। जिस तरह से एक जो कि उनका नामुहर्रम औरत के हवाले से एक बड़ा नैरेटिव है, वो एक पहले से दिन से ही जो है वो एक स्वीट होम इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्फन्स की तकरीब में जाते हैं, जो कि ज़मरुद खान साहब उनको इनवाइट करते हैं इस्लामाबाद में। जब वो जाते हैं वहाँ पे तो वो जो बच्चे यतीम आते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
बेचारे जब आते हैं स्टेज पर तो वो उनको शील्ड देने से इनकार कर देते हैं कि छोटे बच्चे जो 11-10 साल के हैं वो उनके लिए नाम मुहर्रम है। बल्कि वैसे आप जब देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को कि वो आते हुए एयर होस्टेस से बड़ी सेल्फीज निकलवा रहे हैं, और उसके बाद किसी बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं जो कि टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में वो छोटे बच्चों से बड़ी औरतों के साथ वो बैठे होते हैं। इस तरह से उनका जो ये कंट्रोवर्शियल एक स्टांस था, मुझे थोड़ा इस पे था कि हाउ ही इज़ परसीविंग थिंग्स। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी देखें या एक एहसास वाली दिल से भी देखेंगे तो छोटे बच्चे जो कि यतीम हैं, जो कि एक यतीम खाने से बेचारे आए हुए हैं, और उनको आप अकेले छोड़ के स्टेज छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो आपके लिए नामुहर्रम है। यूरिन के हवाले से वो डिबेट करते हैं, वो वीडियो मैंने इसमें दी है, आप उसको देखें। Why, if Muslims are mocking at the Hindus when they drink the cow's urine? Point number one, let me tell you that Muslims should not mock at the Hindus just because they drink the urine of the camel. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. For example, if a pigeon lays a dropping and it falls onto your shoulder, on your clothes, then that part doesn't become najis, it is tahir. You can take it off, you can brush it off. If it dries, you can wash it, no problem, but it is not najis. Similarly, the urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. Regarding the claims made by Hindus that it has various medical benefits, etc., that is debatable. I went on the net and I tried to find out the benefits of the urine of the cow. According to any scientific website, I could not find any evidence. Yes, there are many Hindu websites which claims that there are so many medical benefits, it can treat so many diseases, but it's not backed up with any proof. It's not backed up with any research which is authentic. It is just words. And drinking of camel's urine is coming down the ages for centuries. Like how drinking of camel's urine is coming down in the Muslim society, down the ages for centuries, and it's a common practice in the Arab lands. Similarly, drinking camel's urine as is common. साहब कह रहे हैं कि जो यूरिन इवन फीसिस है वो जो the birds and the animals that are not permitted for the Muslims to eat, but their urine and feces are not najis, हराम नहीं है। या इवन उनका जो, और वो इसलिए हिंदुओं के काऊ यूरिन वाली जो रिवायत है वो इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये अरब भी करते हैं। मतलब मैं इसी वजह से उनके इस परसेप्शन पे थोड़ा हैरान हुआ। तब मैंने जाके देखा कि हाउ ही इज़ परसीविंग द थिंग्स, हाउ ही इज़ नोटिसिंग द थिंग्स एंड डिबेटिंग द थिंग्स। उसके बाद दूसरा जो इनकी वीडियो सामने आई वो मैंने देखी, वो भी इस वीडियो में मैंने दी हुई देखे। And if she is amongst one of those 7.8 million females who has not found a husband, what's the option she has? The only option she has is that she either marries a man who already has a wife, or she becomes public property. Public property? Many people say, Dr. Zakir Naik, such a harsh word. It is the most sophisticated word I can use. उसमें ये हजरत कहते हैं कि the unmarried women are the public property. However, he is kind of the scholar and he avoided to explain in such a, of course he is explaining in the video and narrating the video that, oh, I can't say the words that I should say, but in a you know, in ranged and in a kind of the way like he's explaining the status of unmarried women that it's a public property. मतलब आप इस तरह से चीज़ों को ये परसीव भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं।
आजा उस हवाले से जब मैंने इनको देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक इज हाउ एवर a well orator and a kind of the famous explainer orator in a sense of explaining thing in a scientific way, but वो चीज़ों को उस लेवल तक नहीं जाके देखते. कंट्रोवर्सीज वाली मतलब एक जैसे सोसाइटल जो एक सोसाइटल नॉलेज है उनकी या कल्चरल जो इन डेप्थ है किसी भी चीज़ों की, वो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं. मतलब वो उन चीज़ों को ये कहना कि उनके नज़र से वो शायद या इनके परसेप्शन से वो नहीं गुजरती. जिस तरह से ये भी चीज़ शायद आपको पता हो कि ये जो फैंसी है चीज़ों को रिलीजन के मतलब रिलीजियस चीज़ों को इन द लाइट ऑफ साइंस बयान करना, ये एक डिसऑर्डर है आजकल के ज़माने में. रीज़न कि ये शुरू हुआ क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जब रेनेसेंस के पीरियड में, तो क्रिश्चियनिटी ऑफ कोर्स वाज गेटिंग द ऑब्सोलेट एंड यूजलेस, रिलीजन वाज गेटिंग द यूजलेस थ्रू आउट रिवाइवल ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड रिवोल्यूशंस के दौरान. तो वो उन्होंने फिर बाइबल के तनाजुर में चीज़ों को एक्सप्लेन करना इसलिए शुरू किया कि दे वर ट्राइंग टू रिटेन द बाइबल इंजंक्शंस. ये मोटिवेशन मिलू हिंदूज़ को. आप 80s के बुक्स पढ़ेंगे ना हिंदूज़ के, उसमें भी आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे जिसमें उन्होंने बाकायदा बयान किया हुआ कि हिंदुज़म बहुत पुराना रिलीजन जिसने ये सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो पहले से ही हिंदुज़म में है, महाभारत गीता में है. इस तरह से मुस्लिम स्कॉलर्स तो बड़े बाद के इस पे पहले तो उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया. इवन फोटोग्राफी पे उन्होंने बड़ा रेजिस्ट आया. लाउड स्पीकर के इन्वेंशन पे मुस्लिम स्कॉलर्स का बड़ा मतलब रेजिस्टेंस था. हर इन्वेंशन पे इस तरह से उनका डॉगमेटिक और फंडामेंटलिस्ट एक स्टांस था. और उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर तो बहुत बाद में आज आके साइंस को पकड़ा उन्होंने, और फिर बहुत सारा यही ट्रेंड पकड़ा कि साइंस के तनाजुर में चीज़ों को देखें. साइंस और रिलीजन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी बट नॉट द होल सोसाइटी. सोसाइटल चीज़ों को तब आप देखते हैं जब 4 से 5 जो डायमेंशंस हैं वो उस पर आपकी ग्रिप हो. एक, आपकी फ़िलोसफी पे अच्छी बहुत ग्रिप हो, फ़िलोसफिकल थ्योरीज़ को समझना लाजमी हो, फ़िलोसफिकल वे में आप चीज़ों को एनालिज करें. उसके बाद सोसाइटल सोशल साइंसेस पे आपकी अच्छी ग्रिप हो, जिसमें आपकी सोशल साइंसेस की जो बेसिक थ्योरीज़ हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, हाउ द सोसाइटी हैज़ बीन गॉन थ्रू आउट द डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस. क्यों उसमें रीज़न जो सोशो पोलिटिकल जो सोशो इकोनॉमिक रीजंस है. मिसाल के उसके बाद जो जैसे मैंने बताया फ़िलोसफी, सोशियोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जैसे कार्ल मार्क्स या इवन बाकी जो बड़े फिलोसोफर हैं, इन्होंने जो बताया कि भाई क्लास इज द रियलिटी. क्लास बेस्ड सोसाइटीज़ में हर जो है जो रिलीजन है या हर जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो उनके इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है. जो मैंने इकोनॉमिक ट्रेंड्स, उसके बाद पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. जब आपको पॉलिटिकल डायमेंशन से चीज़ों को नहीं परखते तो फिर आप चीज़ों को रियल सेंस में नहीं बता सकते. तो रिलीजन इज नाउ सम काइंड ऑफ द सिंगल डिमेंशन, नॉट द होल सोसाइटी. तो इस तरह के मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैंने देखा कि हाउ एवर ही इज़ अ गुड इन एक्सप्लेनिंग द वर्सेस, Quranic verses. He is good memorizer. He is good in memorizing the verses and explaining and correlating it with the scientific terminologies, but he is not good in explaining the social construct, social philosophy, cultural philosophy. और उसके बाद उसको रिलेट करना किसी पॉलिटिकल इवेंट्स के तनाजुर में. जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जो ये विज़िट है, हाउ एवर ही इज़ ऑन द प्योर प्राइवेट या रिलीजियस विज़िट, लेकिन उसके बाद उससे जो पोलिटिसाइज किया गया है किस तरह से, मतलब पूरा गवर्नमेंटल विज़िट है उनका पूरा, और गवर्नमेंटल विज़िट पूरा मीडिया इस पे इसलिए पूरा इसके पीछे है क्योंकि वहाँ पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी इन द पॉलिटिकल क्राइसिस. उसी दिन 63A के साथ जो किया गया फैसला आया, लेकिन मीडिया इंटेंशनली जो है वो पूरा डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे लगा हुआ था. मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक डजंट नो दिस, ऑफ कोर्स ही शुडंट, बट ये तो एक डायमेंशन है. उसके बाद
जो एक इमरान खान का एक पॉलिटिकल वो उनका जो रिलीजियस कम पॉलिटिकल एक फेस था, वो सारी युद्ध है, तो उसको आप अगर डाइवर्ट नहीं कर सकते रिलीजन से, तो उसको दूसरी जो है वो तरफ आप धकेल दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक या इवन बाकी जो रिलीजियस जो फेसेस हैं या इवन बाकी जो वो हैं ऑरेटर्स हैं, मतलब इनका यहाँ होने से क्या हुआ है कि उनका जो पूरा मोमेंटम है वो धीमा पड़ गया है। आज पीटीआई इस्लामाबाद में है, आपको पता है पूरी मीडिया उसको कवर नहीं कर रही, उस सारे चीज़ों को कवर नहीं कर रही, लेकिन जाकिर नाइक के पीछे लगी हुई है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चीज़ें इसलिए समझ नहीं आएंगी क्योंकि ही एक्चुअली परसीव्स थिंग्स ओनली इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस। तो इसी तरह से कभी भी चीज़ों को, इवन इंडिया का जो उनका एग्जाइल है हाउ एवर ड्यू टू द रिलीजन है, लेकिन अगर वो वहाँ पे इन चीज़ों को कुछ पॉलिटिकल वे में देखते तो शायद वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। हाँ, हाउ एवर कुछ जगहों पे उन्होंने पार्टीशन की भी मुखालफत की है, जो कि अच्छी बात है, जो कि उन्होंने कहा था कि पार्टीशन वाज अ ब्लंडर एंड इट वाज टोटली एक्सीडेंटल। लेकिन जब वो कुछ जगहों पे वो मोदी से भी बड़े इत्तेफाक करते हैं, लेकिन आजकल वो रिलीजियस बेसिस से बाहर हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन फिर उनके जो स्टांस है या उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स है, वो उनको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोगों को सही तरह से समझा पाएंगे। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक या इवन बहुत सारे स्कॉलर्स जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है उनका, किसी भी तरह से ताल्लुक है, उनको ये समझना होगा कि ये सोसाइटी अब सिर्फ रिलीजन पे बहस नहीं कर सकती। अब सिर्फ रिलीजन थॉट की प्रोवोकेशन को सोसाइटी की आगे बढ़ने की जमानत नहीं बना सकते। आपको स्पेशली टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में आगे आना होगा। आपको स्पेशली साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को आगे लाना होगा। हाउएवर यू आर गुड इन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, आर्फन्स की आप मदद कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छी, जैसे इनका एक वो है यूनाइटेड एड है या इवन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन या पीस टीवी से वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इंटरनेशनल फ्रंट्स में आने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करनी होगी, उनमें आगे जाके हमें चीज़ों को देखना होगा। वरना तो हम, क्योंकि रिलीजन मोस्ट प्रोबेबली कैन बी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव of our society, but we have to excel in other fields and dimensions as well.